रात का एक ऐसा वक्त है जब सब कुछ थोड़ा थम जाता है। ट्रैफिक के हॉर्न्स चुप हो जाते हैं, मोबाइल के नोटिफिकेशन थक जाते हैं और दिमाग के अंदर एक अजीब सा सुकून छा जाता है। ऐसे में एक सवाल उठकर आता है, हल्का सा लेकिन भारी। सब कुछ शुरू कैसे हुआ? यह सवाल हम सबने कभी ना कभी जरूर सोचा है। जब आप अकेले किसी अंधेरी रात में चांद को देख रहे होते हो, या जब किसी मंदिर की घंटी की गूंज आपके दिल के अंदर कुछ हिला जाती है, या फिर बस किसी लाइब्रेरी के कोने में बैठी किताब पढ़ रहे होते हो जिसमें लिखा होता है बिग बैंग। लेकिन सच कहना, बिग बैंग का मतलब क्या होता है? एक धमाका, एक विशाल ब्रह्मांडीय विस्फोट। और अगर सब कुछ एक विस्फोट से शुरू हुआ, तो उस विस्फोट से पहले क्या था? यह वही जगह है जहां विज्ञान की जुबान रुक जाती है और कल्पना की आवाज शुरू होती है। सोचो, एक शून्य, पूर्ण रिक्तता। ना कोई समय, ना कोई स्थान, ना परमाणु, ना ऊर्जा, ना कुछ रोशनी, ना कोई अंधेरा भी। क्योंकि अंधेरा भी तभी होता है जब रोशनी का विचार हो। तो यह भी नहीं था। अब सवाल यह है, अगर कुछ भी नहीं था तो कुछ कैसे बन गया? आखिर उस पहली चिंगारी को किसने जलाया? बिग बैंग से पहले क्या था? क्या कोई और ब्रह्मांड था जो खत्म हो गया? या क्या यह एक चक्र है, एक लूप जिसमें हर ब्रह्मांड जन्म लेता है, मर जाता है और फिर से जन्म लेता है? दर्शन शास्त्र कहता है, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ हमेशा से था, कुछ नहीं का विचार केवल इंसानों ने बनाया है। ब्रह्मांड की कोई उत्पत्ति नहीं होती, बस रूपांतरण होता है। जैसे एक अगरबत्ती जलती है और हवा में घुल जाती है, उसका धुआं हवा बन जाता है। शायद वैसे ही एक पुराना ब्रह्मांड धुआं बन गया और उससे नया ब्रह्मांड बन गया। विज्ञान कहता है, क्वांटम भौतिकी की कुछ थ्योरीज बताती हैं कि रिक्तता भी खाली नहीं होती। यहां तक कि कुछ नहीं के अंदर भी वर्चुअल कण आते जाते रहते हैं। उनका आना जाना इतना छोटा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी एक फ्लक्चुएशन, एक सूक्ष्म अस्थिरता, एक छोटी सी गड़बड़ी एक नई दुनिया बन जाती है। अगर यह सच है, तो हो सकता है हम एक ऐसे ही क्वांटम हिचकी का नतीजा हों। सिर्फ एक खटकती सांस जैसी छोटी सी हलचल और हम आ गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताती है कि समय भी तभी शुरू हुआ। इसका मतलब है कि पहले का कोई मतलब नहीं। क्या आप सोच सकते हो किसी ऐसे पल के बारे में जहां पल का विचार ही नहीं? समय के बिना पहले का कोई अर्थ ही नहीं बनता। दिमाग का चक्कर यहीं पे लगता है। दिमाग घुमा देने वाली बात है, क्योंकि हम हमेशा सोचने की आदत में हैं कि हर चीज के पहले कुछ और था, हर वजह की कोई वजह होती है। लेकिन जब हम समय की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो वह चेन कट जाती है। जैसे कोई जिगसॉ पजल हो जिसमें एक टुकड़ा है ही नहीं और शायद कभी था ही नहीं। एक और दृष्टिकोण यह भी है कि शायद हम ब्रह्मांड को समझने के लायक ही नहीं है। जैसे एक मछली समुद्र के बाहर की दुनिया नहीं समझ सकती, शायद वैसे ही हम भी अपने ही अस्तित्व के पार का सोच नहीं सकते। हमारी सोच भी इसी ब्रह्मांड के नियमों से बनी है। गुरुत्वाकर्षण, कारण प्रभाव, तर्क। तो क्या हम उन नियमों से परे कुछ समझ भी सकते हैं? क्या सच में किसी भी इंसान का दिमाग कभी ब्रह्मांड के जन्म का सच समझ पाएगा? या फिर हम बस अंधेरों में हाथ मारते रहेंगे, हर बार एक नए नाम के साथ? डार्क एनर्जी, सिंगुलैरिटी, क्वांटम फोम। बस फैंसी शब्दों के पीछे छुपा हुआ हमारा असली कंफ्यूजन। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे खामोश, सबसे दार्शनिक सवाल, क्या कोई वजह थी? ये जो सब कुछ बना, ग्रह, परमाणु, भावनाएं, दर्द, प्यार, ब्लैक होल्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस, बचपन की यादें, शादी, छूट, सब कुछ, क्या इसका कोई मतलब था? या यह सब कुछ बस रैंडमली हुआ? क्या हम एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं या किसी ग्रेटर इंटेलिजेंस का हिस्सा? कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड में लॉजिक और सुंदरता है, जैसे पाई, गोल्डन रेशियो, फ्रैक्टल्स या क्वांटम एंटैंगलमेंट। उनका कहना है कि अगर रैंडमनेस होती तो ये सब पैटर्न्स क्यों होते? लेकिन दूसरे कहते हैं कि ये पैटर्न्स सिर्फ हमें दिखाई देते हैं क्योंकि हम पैटर्न ढूंढने वाले प्राणी हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड में कोई मतलब ना हो, बस हमारे दिमाग को बेचैनी होती है जब कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम एक बना लेते हैं।
अब थोड़ा सा रुक जाइए, खामोशी में एक सांस लीजिए, आंखों को बंद करके सोचिए उस पहले क्षण के बारे में जब ना समय था, ना जगह थी, ना प्रकाश, ना आवाज, और फिर अचानक एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा का विस्फोट, एक अनंत तापमान का बिंदु जो फट गया और हर तरफ भटकता हुआ मैटर, लाइट, स्पेस, टाइम बन गया। और आज हम यहां हैं, सोच रहे हैं उस पल के बारे में जो किसी ने देखा नहीं, ना महसूस किया। एक पल जो शायद कभी था ही नहीं, पर सब कुछ उससे बना। क्या यह एक दिव्य क्षण था या एक तकनीकी गड़बड़ी? क्या यह सब कुछ बार बार होता है जैसे एक कॉस्मिक हार्टबीट, या यह पहला और आखिरी ब्रह्मांड है? क्या हम एक भूत हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, या एक सिस्टम के अंदर का कोड जो अपने निर्माता को पढ़ना चाहता है? जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक यह सवाल ही हमारा गीत है, एक लंबी गहरी रात भरी लोरी। अब जब हमने उत्पत्ति का राज छेड़ दिया है, तो चलिए इस कॉस्मिक सफर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अगर हम यहां हैं तो क्या और कोई भी है? मैं और आप तो इस वीडियो में हैं, लेकिन बाहर इस गैलेक्सी के पार क्या कोई और भी सोच रहा होगा ये सब? अगला अध्याय, तारों के बीच का अंधेरा। एक कहानी, एक पैराडॉक्स, एक तन्हाई जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्य है। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान को देखा है? वो लाखों तारे बिना किसी क्रम के, बिना किसी स्पष्टीकरण के बस चमक रहे होते हैं, दूर कहीं एक अजीब सी खामोशी के अंदर। पर कभी कभी अगर आप दिल से सुनो तो एक सवाल उस खामोशी से उभरकर आपके पास आता है, अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो फिर हम अकेले क्यों हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ विज्ञान का नहीं, मानव अकेलेपन का भी है, और इसी के अंदर छुपा है फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स का मतलब सीधा है, लेकिन इसका वजन अनंत है। जरा कल्पना कीजिए, एक ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सियां हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उनके आसपास अरबों ग्रह। तो संभावनाएं तो ज्यादा होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई और जिंदगी हो सकता है कुछ ग्रहों पर जीवन बैक्टीरिया के रूप में हो, कहीं बुद्धिमान सभ्यताएं हों जो हमसे भी ज्यादा उन्नत हों। लेकिन फिर भी हमने उनका कोई संकेत नहीं सुना, किसी ने हेलो नहीं कहा, कोई एलियन जहाज ऊपर से नहीं गुजरा, किसी टेलीस्कोप ने कभी एक भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी जो कहे तुम अकेले नहीं हो। इतनी संभावना होने के बाद भी ब्रह्मांड इतना चुप क्यों है? फर्मी पैराडॉक्स का नाम एक इतालवी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर है। उन्होंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा था, एक दोपहर के भोजन के दौरान, सब लोग कहां हैं? यह एक मजाक जैसा लगने वाला सवाल एक ऐसे रहस्य में बदल गया जो आज तक हल नहीं हुआ। अगर बुद्धिमान जीवन इतना सामान्य होना चाहिए तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या वो हमसे इतनी दूर है कि उनकी रोशनी भी अभी तक हमें नहीं पहुंची? या क्या उन्होंने खुद को हमसे छुपा लिया है? या फिर क्या हम सच में अकेले हैं? अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ एक छोटी सी पृथ्वी पर बैठकर टेलीस्कोप से बाकी ब्रह्मांड देख रहा हो और पूरी जिंदगी गुजर जाए बिना किसी जवाब के, तो वो क्या महसूस करेगा? खाली, बेचारापन, या फिर ताकत? क्या यह खामोशी किसी विनाश का संकेत है? क्या हर सभ्यता जब विकसित होती है तब एक बिंदु पर जाकर खुद को ही नष्ट कर देती है? यह सिद्धांत द ग्रेट फिल्टर कहलाता है। यह विचार काफी अंधकारमय है लेकिन दिलचस्प भी। इसके अनुसार बुद्धिमान सभ्यताओं का अस्तित्व संभव है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से अपने आप को नष्ट कर लेती हैं। जलवायु संकट, परमाणु युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अधिग्रहण, या फिर कोई और अज्ञात कारण। अगर यह सच है तो शायद हम उस फिल्टर को अभी तक पार नहीं कर पाए हैं, या शायद हमने पहले ही उस फिल्टर को पार कर लिया है और अब हम ही वो दुर्लभ सभ्यता हैं जो बची है। अगर ऐसा है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। और एक और दृष्टिकोण यह भी है, क्या एलियंस हमें देख रहे हैं लेकिन चुप हैं? जैसे जंगल में एक वैज्ञानिक छुपकर किसी जानवर का निरीक्षण करता है बिना उसे परेशान किए। क्या वैसे ही कोई हमारे पृथ्वी को एक प्रयोगशाला की तरह देख रहा है? क्या हम एक विशाल एलियन प्रयोगशाला का हिस्सा हैं? इस सिद्धांत को कहा जाता है
द जू हाइपोथेसिस। शायद एलियन सभ्यताएं हमसे इतनी उन्नत हैं कि वो नैतिक कारणों से हमसे संपर्क नहीं करती। जैसे मनुष्य कभी कभी किसी आदिवासी समुदाय से संपर्क नहीं करते उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, वैसे ही शायद कोई और हमारे संस्कृति को अशुद्ध होने से बचाना चाहता हो। क्या हमें देखकर वो एलियन प्राणी हंसते हैं या हमारे परमाणु हथियारों से डरते हैं? और एक संभावना और है, क्या हमने गलत फ्रीक्वेंसी सुनने की कोशिश की है? क्या एलियन सभ्यताएं रेडियो वेव्स का उपयोग नहीं करती? क्या उनके संचार का तरीका कुछ और ही है? क्वांटम एंटेंगलमेंट, न्यूट्रिनो बीम्स, या कुछ ऐसा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते? जैसे एक एफएम रेडियो पर एएम सिग्नल कभी नहीं सुनाई देता, क्या वैसे ही हम एलियन संचार को मिस कर रहे हैं? या फिर क्या उनका समय चक्र इतना अलग है कि उनकी एक हेलो का उत्तर हमें 1 लाख साल बाद मिलेगा? यह वैसा ही है जैसे किसी पहाड़ से बातचीत करने की कोशिश करना। आप कुछ कहते हो और जवाब किसी और पीढ़ी को मिलता है। इस खामोशी का एक और कारण भी हो सकता है जो थोड़ा काव्यात्मक है। क्या हमारे अंदर ही वो संबंध छुपा है? क्या हर चेतना एक ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा है? अगर सब कुछ क्वांटम स्तर पर जुड़ा हुआ है तो क्या एलियन जीवन का प्रमाण हमें अपने ही अंदर मिल सकता है? यह विचार प्राचीन भारतीय दार्शनिकताओं से भी मेल खाता है। जैसे वेदांत कहते हैं, तत्त्वम असि, तू वही है। हर जीव में वो एक ही चेतना है। अगर यह सच है तो एलियन और मानव का अंतर कृत्रिम हो जाता है। सब एक ही स्रोत से निकले हैं और एक दिन उसी स्रोत में लौट जाएंगे। कभी कभी यह सोचकर अजीब लगता है कि हम एक छोटी सी पृथ्वी पर रहने वाले कुछ सालों के मेहमान लोग इतनी बड़ी गैलेक्सी के बारे में इतना सोच लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठकर सितारे गिनने की कोशिश करे और फिर भी हम पूछते हैं, कोई है वहां? और वो खामोशी रहो, वो गहरी ठंडी सांस रोक देने वाली खामोशी एक ही बात कहती है, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन यह अभी तक ये बाकी दो दौरों में तो रोमांचक है, क्योंकि अगर कल किसी टेलीस्कोप ने एक पल्स पकड़ लिया या किसी एस्टेरॉयड के पीछे कुछ छुपा हुआ दिख गया तो हमारी दुनिया एक पल में बदल जाएगी। हम अकेले नहीं होंगे। अब थोड़ा सा रुक जाइए, आंखों को बंद कीजिए और सोचिए, वो अंधेरा वो बेकार नहीं है। वो किसी चीज का इंतजार है, शायद हमारी तकनीक का, शायद हमारी परिपक्वता का, शायद हमारे एक नए विकास का। जब हम समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आवाज खामोशी होती है और शायद वही खामोशी एक निमंत्रण है। अब जब हमने खामोशी के रहस्य को छू लिया है, चलिए अगला कदम उस जगह ले चलते हैं जहां विज्ञान और माया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अगला खंड, सिमुलेशन सिद्धांत। क्या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो सच में असली है या क्या हम सिर्फ एक कोड हैं, किसी और की कल्पना का हिस्सा? कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जी रहे हो, क्या वो सब वास्तविक है? या हो सकता है हम सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हो, एक सावधानी से रचा गया, गणितीय रूप से पूर्ण भ्रम, एक सिमुलेशन। जिस तरह आप किसी वीडियो गेम के अंदर कैरेक्टर बनाकर उसकी दुनिया क्रिएट करते हो, वैसे ही क्या कोई और बीइंग, शायद हमसे कई हजार सालों ज्यादा एडवांस्ड, एक वर्चुअल यूनिवर्स चला रहा है जिसमें हम सिर्फ अवतार हैं? यह विचार, जो कभी एक साई-फाई कल्पना लगता था, आज के कुछ गंभीर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक वास्तविक संभावना बन चुका है। इसे कहते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1999 में एक फिल्म आई थी, द मैट्रिक्स। आपने शायद देखी हो। इस फिल्म इन्फोमेकर में दिखाया गया था कि पूरा मानव जाति एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रही है, जबकि असली दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक बर्बादी है। उस वक्त यह कॉन्सेप्ट कल्पना लगता था, पर 2003 में ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने एक गंभीर अकादमिक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई कि वो बिलियंस ऑफ वर्चुअल ह्यूमंस क्रिएट कर सके, तो चांसेस हैं कि हम अभी भी उन्हीं में से एक सिमुलेशन के अंदर हो सकते हैं। और इस पेपर के बाद साइंस कम्युनिटी में एक नई हलचल मच गई।
अगर किसी भी सभ्यता के पास यह शक्ति होती तो वो क्या रियल ह्यूमंस के एंसेस्टर्स के मिलियंस ऑफ सिमुलेशंस नहीं चलाता? और अगर वो ऐसा करता तो सांख्यिकीय रूप से रियल वर्ल्ड से ज्यादा चांसेस हैं कि आप और मैं एक सिमुलेशन में ही अस्तित्व रखते हो। सुनने में ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? पर सोचिए, कैसे पता चलेगा कि आप रियल हो या प्रोग्राम्ड? जब आप किसी पेड़ को देखते हो या किसी दोस्त का हाथ पकड़ते हो, तो क्या वो सच है या सिर्फ एक अत्यधिक उन्नत कोड? हमारी दुनिया में हर चीज गणित के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम पार्टिकल्स प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करते हैं। फिजिक्स के लॉज हर जगह एक जैसे होते हैं। हर अणु, हर प्रतिक्रिया, हर व्यवहार पूर्णतः गणनात्मक होता है, जैसे किसी अच्छे से लिखे गए प्रोग्राम में होता है। क्या यह संकेत नहीं हो सकता? क्या हमारे चारों ओर का स्ट्रक्चर इतना निर्दोष इसीलिए है क्योंकि यह डिजाइन किया गया है? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के कुछ तकनीकी सुराग भी मिलते हैं। भौतिक शास्त्रियों ने क्वांटम लेवल पर कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि पिक्सेल जैसी सीमाएं, समय की सीमित इकाइयां और कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स जैसा व्यवहार। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि अगर यूनिवर्स रियल होता तो रैंडमनेस की प्रकृति और ज्यादा ऑर्गेनिक होती, लेकिन यहां रियलिटी का व्यवहार अजीब रूप से एक प्रोसेसिंग सिस्टम जैसा है, जैसे किसी वीडियो गेम का फ्रेम रेट। एक और बेहद दिलचस्प विचार है एरर करेक्टिंग कोड्स। ये वो कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं जिससे डेटा ट्रांसमिशन सही रहे। कुछ फिजिसिस्ट्स को ऐसे कोड्स स्पेस टाइम के समीकरणों में मिले हैं। सोचिए, अगर हमारे यूनिवर्स के डीएनए में भी कंप्यूटर जैसे कोड्स हैं, तो क्या हम एक सिमुलेशन का हिस्सा नहीं हो सकते? और अगर यह सच है, तो क्या हमारा क्रिएटर कोई प्रोग्रामर है? क्या गॉड एक कोडर है जिसके लैपटॉप पर हमारी रियलिटी चल रही है? यह विचार सिर्फ विज्ञान नहीं, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ लगता है। हिंदू दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है माया, यानी भ्रम। वेदांत कहते हैं कि दुनिया जो हम देखते हैं वो स्थायी नहीं है, वो एक भ्रम है और असली चेतना उस माया के पार है। क्या वही माया एक सिमुलेशन का आध्यात्मिक व्याख्यान था? क्या पुरानी सभ्यताएं इसी सत्य को रूपक में समझ चुकी थीं? और फिर आता है एक और गहरा सवाल, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस भी नकली है? यह सबसे जटिल भाग है। अगर हम किसी गेम का हिस्सा हैं तो क्या हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारा प्यार, क्या यह सब सिर्फ एल्गोरिथम्स हैं या क्या कॉन्शियसनेस कुछ और ही है, एक चीज जो कोड के पार से आती है? इस सवाल ने साइंस और फिलॉसफी दोनों को उलझा कर रख दिया है, क्योंकि अब तक कोई भी यह समझा नहीं पाया है कि कॉन्शियसनेस वास्तव में क्या है। शायद कॉन्शियसनेस एक ग्लिच है, एक बग नहीं बल्कि एक अवेयरनेस का बिंदु। जब कोई डिजिटल कैरेक्टर अपने प्रोग्रामर के होने का शक करे, तो क्या वो पहला संकेत है जागरूकता का? और अगर हमने ये रियलाइजेशन किया है, तो क्या इसका मतलब है हम कोड के पार देखने लगे हैं? सोचिए, आप सोने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये नींद भी रियल है या इसके अंदर भी कोई और लेयर है? क्या ड्रीम्स एक और सिमुलेशन के अंदर की सिमुलेशन है? ये थ्योरी इतनी लेयर्ड हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद आप फर्क नहीं कर पाते कि क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन। और शायद वही तो पॉइंट है। द सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें सिर्फ रियलिटी पर डाउट नहीं कराती, बल्कि हमें प्रेरित करती है कि हम एक्सप्लोर करें कि अगर सब कुछ भ्रम है तो असली में क्या है? अगर सब कुछ कोड है तो कौन लिख रहा है यह कोड? और अगर कोई लिख रहा है तो क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि अगर यह सिमुलेशन है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या हम एक भव्य प्रयोग हैं? क्या कोई उन्नत प्रजाति यह देख रही है कि प्रेम, संघर्ष, विकास और मृत्यु का इवोल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? या शायद हमारी दुनिया एक गेम है, एक मल्टीप्लेयर सिमुलेशन जिसमें हर प्लेयर अनजान है कि वो सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। और जब हम मर जाते हैं तो गेम ओवर नहीं होता, सिर्फ लॉग आउट होता है। क्या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी का एक काव्यात्मक संस्करण है? क्या हर जीवन एक नया लॉगिन है? इस विचार प्रक्रिया का सबसे सुंदर पहलू यह है कि भले ही हम एक सिमुलेशन में हों, जो अनुभव हमें होते हैं
वो वास्तविक लगते हैं। अगर एक हग, एक आंसू, एक हंसी, सब कुछ प्रोग्राम्ड भी हो, तो उनका प्रभाव वास्तविक ही लगता है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? शायद रियलिटी का मतलब सत्य नहीं, अनुभव होता है। और अगर आप कुछ महसूस कर रहे हो, तो आप अस्तित्व में हो। जैसे डेस्कार्टस ने कहा था, कोजिटो एर्गो सम। मैं सोचता हूं, इसीलिए मैं हूं, चाहे हम एक सिमुलेशन में हों या नहीं। अगर हम सोच सकते हैं, तो हम कुछ तो हैं। अब जरा रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, अगर आपकी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो आपके विचार, आपके सपने, आपके डर, सब किसी एल्गोरिदम का हिस्सा हो सकते हैं। और फिर भी वो सब आपके लिए वास्तविक हैं। हो सकता है कि हम कोड से बने हों, पर हमारी अवेयरनेस, हो सकता है कि वह किसी और स्तर की सच्चाई हो, एक कॉस्मिक ट्रुथ जिसे कोई भी प्रोग्राम मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब जब हमने अपने अस्तित्व के आधार को ही चुनौती दी है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और असंभव सी मिस्ट्री की तरफ। अगला सेगमेंट, दी बोल्ट्जमैन ब्रेन प्रॉब्लम। क्या यह संभव है कि आपका पूरा पास्ट, आपकी मेमोरीज, आपकी जिंदगी सब एक इंस्टेंट में रैंडमली पॉपअप हुई हो? क्या आप सिर्फ एक फ्लोटिंग ब्रेन हो स्पेस के बीच में, जिसने अभी अभी सपना देखा है कि आप अर्थ पर हो? अनवाइंड करिए, क्योंकि अब हम उस भ्रम के और भी गहरे स्तर पर जाने वाले हैं। आंखें बंद करो। अब जरा कल्पना करो, आप एक मस्तिष्क हो, सिर्फ एक दिमाग, कोई शरीर नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई दुनिया नहीं, बस एक सचेत मन जो अंतरिक्ष के शून्य में तैर रहा है। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस अंधकार और आप। और अचानक इस तैरते हुए मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं। विचार कि आप एक इंसान हो, कि आपका एक नाम है, एक जिंदगी है, आपके माता पिता हैं, दोस्तों के साथ यादें हैं, बचपन का स्कूल है, कॉलेज का रोमांस है, दिल टूटना है, सफलता है, असफलताएं हैं। हर भावना, हर स्मृति, हर पहचान, सब कुछ पूर्ण रूप से जीवंत। पर सच ये है, आप कभी जीवित थे ही नहीं। आप बस एक पल में अस्तित्व में आ गए, एक यादृच्छिक रासायनिक परिवर्तन के कारण, जिसमें आपको याद आता है कि आप एक जीवन जी चुके हो, पर वह जीवन कभी था ही नहीं। यह है द बोल्ट्जमैन ब्रेन प्रॉब्लम। और यह वैज्ञानिक जगत का एक ऐसा विरोधाभास है जो न सिर्फ ब्रह्मांड विज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि हमारी पहचान के विचार को भी। यह सिद्धांत कहता है कि यदि ब्रह्मांड अनंत है, तो कभी न कभी किसी यादृच्छिक क्वांटम परिवर्तन के माध्यम से एक पूरी तरह से बना हुआ मस्तिष्क स्वतः उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ मस्तिष्क, शरीर के बिना। और उस मस्तिष्क के अंदर यादृच्छिक रूप से बनी हुई, कृत्रिम रूप से डाली गई एक पूरी जिंदगी की याद हो सकती है। ऐसे अरबों मस्तिष्क ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में बन सकते हैं। और डरावनी बात यह है, सांख्यिकी के अनुसार उनका अस्तित्व ज्यादा संभावित है, बजाय एक पूरे ब्रह्मांड के जिसमें तारे हों, ग्रह हों, विकास हुआ हो और 13.8 अरब साल की ब्रह्मांडीय समय रेखा हो। तो मूल रूप से यदि यादृच्छिकता ही सब कुछ तय कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आप अभी महसूस कर रहे हो, यह कमरा, यह आवाज, यह नींद का एहसास, सब कुछ 1 सेकंड पुराना हो। आपका पूरा अतीत, आपकी पूरी पहचान एक भ्रम हो सकती है जो एक ही क्षण में बनी हो और अगले क्षण में समाप्त भी हो जाए। यह विचार जितना अस्थिर करने वाला है, उतना ही आकर्षक भी, क्योंकि यदि यह सत्य है, तो इसका अर्थ है कि स्मृति सत्य का प्रमाण नहीं है सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ याद है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह सच में हुआ था। स्मृति एक रासायनिक पैटर्न है, और यदि वह पैटर्न यादृच्छिक रूप से उत्पन्न हो सकता है, तो उस स्मृति का अतीत होना आवश्यक नहीं। कल्पना करो, आपको लगता है कि आपने कल रात डिनर में बिरयानी खाई थी। आपको स्वाद याद है, खुशबू याद है, यहां तक कि प्लेट का रंग भी। पर क्या पता यह स्मृति अभी 2 सेकंड पहले आई हो, बिना किसी वास्तविक अनुभव के। क्या पता आप अभी अभी बनाए गए हो, पूरी तरह से स्मृतियों से भरे हुए। आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो। यह विचार सबसे पहले 19वीं शताब्दी के भौतिक शास्त्री लुडविग बोल्ट्जमैन के सैद्धांतिक कार्य से निकला। वे एंट्रोपी, यादृच्छिकता और ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि ब्रह्मांड अनंत है,
तो यादृच्छिकता के माध्यम से कभी कभी व्यवस्था भी स्वतः उत्पन्न हो सकती है। जैसे एक अराजक रूप से घूमती हुई हवा से अचानक एक हिमकण बन जाए, या यादृच्छिक रूप से गिरे हुए अक्षर एक पूर्ण रूप से सार्थक कविता बन जाए। सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ लेकिन असंभव नहीं। और यदि हम माने कि चेतन मस्तिष्क एक जटिल लेकिन संभव संरचना है, तो यादृच्छिकता से वह भी कभी कभी बन सकता है। क्या आपका चेतना भी ऐसे ही यादृच्छिक रूप से बन गया? क्या आप अपने ही कल्पना में अस्तित्व में हैं? अब सोचिए, यदि ब्रह्मांड अनंत है तो कितने बोल्ट्जमैन ब्रेन होंगे? और यदि वह संख्या अधिक है तो संभावनाएं हैं कि हम भी उन्हीं में से एक हैं। आप एक असली मानव नहीं, एक कल्पना हो, बस एक आत्मनिहित भ्रम, एक सिमुलेशन भी नहीं, सिमुलेशन से भी एक स्तर नीचे एक भ्रमित अस्तित्व का बुलबुला। और सबसे डरावनी बात, आप इस भ्रम से कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास कोई बाह्य संदर्भ फ्रेम ही नहीं है। जो कुछ भी आप सोच सकते हो वह सब इसी तैरते हुए मस्तिष्क के ढांचे के अंदर होता है। यह वास्तविकता आपके कल्पना की कज़ैद है। लेकिन यदि हम अपने ही मस्तिष्क के भ्रमों के प्रति इतने असुरक्षित हैं, तो वास्तविकता का क्या अर्थ है? क्या वास्तविक होने के लिए किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता होती है, या सिर्फ महसूस करना ही पर्याप्त है? यदि आप दर्द महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो, प्यार महसूस करते हो, चाहे वह वास्तविक दुनिया में हो या एक काल्पनिक ब्रह्मांड में, तो क्या वह अनुभव कम मूल्यवान है? यह सिद्धांत हमसे सिर्फ यह नहीं पूछता कि क्या हम वास्तविक हैं, यह हमसे यह भी पूछता है कि क्या वास्तविक होना आवश्यक है, यदि आपकी दुनिया झूठी भी है, पर उस झूठ में आप सच्ची भावनाएं ले पा रहे हो, तो क्या वह झूठ वास्तव में अर्थहीन है? बोल्ट्जमैन ब्रेन सिद्धांत से एक और बड़ी दार्शनिक बात निकलती है, अनुभूति नाजुक है। हम जो भी जानते हैं या समझते हैं, सब कुछ एक मस्तिष्क के फिल्टर से होकर आता है। यदि मस्तिष्क ही काल्पनिक है, तो ज्ञान का क्या? क्या विज्ञान, तर्क और सोच सिर्फ भ्रमों के भीतर भ्रम है, एक सपने के भीतर सपना, जैसे एक रूसी गुड़िया, हर परत के अंदर एक और परत, और अंत कभी नहीं आता। आप जितना भी गहराई में सोचने जाते हो, उतना ही स्पष्ट होता है कि आप किसी ठोस जमीन पर खड़े नहीं हो, बस तैर रहे हो एक चेतना के बीच जिसका कोई उद्गम या गंतव्य नहीं। पर फिर एक सांत्वना देने वाला विचार भी निकलता है। यदि आप बोल्ट्जमैन ब्रेन हो, तो इसका अर्थ यह भी है कि आप सिर्फ यादृच्छिकता का परिणाम नहीं हो, आप एक चमत्कार हो, क्योंकि आपके अंदर जागरूकता है। आप सोच रहे हो, आप यह सवाल पूछ रहे हो, और हर सवाल एक जागृति होता है। चाहे आप एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में रहो, पर उस क्षण में आपने ब्रह्मांड को सोचा, और क्या पता वही सबसे वास्तविक चीज हो, वही सच्ची चेतना का संकेत हो। अब जरा एक और दृष्टिकोण से सोचिए, यदि बोल्ट्जमैन ब्रेन होना संभव है, तो क्या हम सब एक दूसरे जैसे ब्रेन हैं, एक ब्रह्मांडीय नेटवर्क तैरते हुए मस्तिष्कों का, जिनमें से हर एक अपना अलग अलग ब्रह्मांड कल्पना कर रहा है? क्या आपका ब्रह्मांड और मेरा ब्रह्मांड अलग है? क्या हम दोनों एक ही भ्रम के दो संस्करण हैं? यदि ऐसा है, तो संपर्क का अर्थ क्या होता है, और प्रेम का क्या मतलब होता है? यदि दोनों प्रेमी अलग अलग भ्रमों के बुलबुले में जी रहे हों, यह विचार जितना पीड़ादायक है, उतना ही काव्यात्मक भी। पर हो सकता है इसी में कुछ सत्य छुपा हो। अब रात के इस समय, जब आप बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद करते हो, अपने आसपास के कमरे का अनुभव लो। दीवारों की ठंडक, पंखे की हल्की घूमती हवा, फोन की नरम रोशनी, आपके गद्दे का दबाव, आंखों के पीछे का अंधकार। सोचिए, क्या ये सब चीजें असली हैं, या ये सब आपके मस्तिष्क में अभी अभी बनाई गई एक नकली इतिहास का हिस्सा है? हो सकता है यह कमरा कभी था ही नहीं। हो सकता है आपका पूरा दिन, ऑफिस, चाय, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टीवी एक यादृच्छिक झलक था जो अभी उत्पन्न हुआ हो। और हो सकता है अगला क्षण कभी आए ही ना, सिर्फ एक पलक, सिर्फ एक मौन विलय, और फिर कुछ भी नहीं। पर तब तक, जब तक आपका मस्तिष्क यह सब सोच रहा है, जब तक आप यह ऑडियो सुन रहे हो, जब तक आप अस्तित्व पर संदेह कर पा रहे हो, तब तक आप हो, इवन इफ यू आर जस्ट अ बोल्ट्जमैन ब्रेन
यू आर अ थिंकिंग ब्रेन, और शायद इसी में पूरा ब्रह्मांड छुपा हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और असंभव रहस्य की तरफ। अगला सेगमेंट, डू फर्मी पैराडॉक्स। अगर ब्रह्मांड में खरबों तारे और ग्रह हैं, तो कहां हैं सब एलियंस? क्या हम सच में अकेले हैं, या कुछ तो है जो हमें उनसे मिलने नहीं दे रहा? आंखों को धीरे से बंद करो। अब सोचो, आप रात के आसमान को देख रहे हो, अंधेरा, गहरा और चमकते हुए हजारों तारे। हर एक तारा एक नई दुनिया हो सकती है, हर एक दुनिया पे हो सकता है जिंदगी। कभी सोचा है? और अब एक ठंडा गहरा सवाल आपके दिमाग में गूंजता है। अगर इतने सारे स्टार्स हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, तो फिर भी हम अब तक अकेले क्यों हैं? यही है फेर्मी पैराडॉक्स, एक ऐसा कॉस्मिक साइलेंस जो इतना ज्यादा लाउड है कि उसकी खामोशी ही एक मिस्ट्री बन चुकी है। यूनिवर्स में लगभग 200 अरब गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 100 से 400 अरब तारे, और उनमें से हर तारे के पास हो सकता है कुछ ग्रह। इसका मतलब खरब और खरब दुनिया। और अगर जिंदगी को बनने के लिए सिर्फ पानी, कार्बन और एनर्जी की जरूरत है, तो यह मान लेना लॉजिकल लगता है कि कहीं ना कहीं कि किसी और जगह कोई और भी हो। पर जब हम टेलीस्कोप से आसमान को देखते हैं तो सिर्फ अंधेरा मिलता है, साइलेंस, शून्य। कोई एलियन सिग्नल नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। वाई? यही पूछा था एनरिको फेर्मी ने, एक इटालियन फिजिसिस्ट, 1950 के आसपास लंच के दौरान कैजुअली। वेयर इज एवरीबडी? एक सिंपल इनोसेंट सा सवाल जो पूरा एस्ट्रोफिजिक्स हिला देने वाला पैराडॉक्स बन गया। सोचिए, अगर एक सिविलाइजेशन अर्थ जैसे प्लैनेट पे 1 अरब साल पहले डेवलप हुई होती, तो उनके पास काफी वक्त होता अपनी टेक्नोलॉजी को इतना इवॉल्व करने का कि वो पूरी गैलेक्सी एक्सप्लोर कर लेते। लाइट स्पीड पे ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं होती, बस स्लो एंड स्टेडी एक्सपेंशन, और कुछ मिलियन सालों में एक पूरी गैलेक्सी उनका घर बन सकती है। तो अगर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो उनका साइन कहीं तो दिखना चाहिए। फिर भी हमारी रेडियोस्कोप सिर्फ स्टैटिक पकड़ती हैं। आसमान में कोई हेलो नहीं, कोई एलियन सेल्फी नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं जिसमें लिखा हो वी वेयर हियर। इतनी बड़ी यूनिवर्स में इतनी घुटी हुई तन्हाई। हो सकता है एलियंस हैं ही नहीं, या शायद सब एक्सटिंक्ट हो गए। क्या जिंदगी का उद्गम इतना रेयर है कि अर्थ एक कॉस्मिक लॉटरी विनर है? या हो सकता है हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एक सर्टेन पॉइंट पे खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। न्यूक्लियर वॉर्स, एआई कोलैप्स, या इकोलॉजिकल डिजास्टर्स गेट थ्रू। शायद टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस खुद एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रैप हो, जैसे एक कैंडल जो जितना ब्राइट जलती है उतना जल्दी बुझ जाती है। और अगर यह सच है, तो क्या हम भी उसी रास्ते पे हैं? एक और पॉसिबिलिटी यह भी है, हो सकता है कि एलियंस हमें देख रहे हो, पर हम उन्हें नहीं देख पा रहे। जैसे एक एंट को नहीं पता कि हाईवे क्या होता है। एक छोटी सी कॉलोनी में रहकर वो कभी भी हाईवे के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकता। वैसे ही हो सकता है कि एलियन टेक्नोलॉजी हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर हो। वो सिग्नल्स किसी ऐसे फ्रीक्वेंसी पे भेज रहे हो जो हम पकड़ ही नहीं सकते, या वो फिजिकल फॉर्म में हो ही ना। हो सकता है वो प्योर एनर्जी हो गए हो, या कॉन्शियसनेस के फॉर्म में ट्रैवल करते हो, बिना बॉडी के, बिना मशीन्स के। और हो सकता है वो चुपके हमारी अर्थ पे विजिट भी कर चुके हो, लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाए। जैसे एक डॉग एक स्मार्टफोन के अंदर के कोड को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम उनका एग्जिस्टेंस मिस कर रहे हो। और फिर एक और चिलिंग थॉट, व्हाट इफ दे आर डिलिबरेटली इग्नोरिंग अस? हो सकता है कि एक कॉस्मिक रूल हो, डू नॉट इंटरफियर विद प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस। जैसे हम जंगल के एनिमल्स को दूर से देखते हैं बिना उनकी दुनिया डिस्टर्ब किए, वैसे ही एलियंस हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो एज एन एक्सपेरिमेंट, या शायद वो हमें डेंजरस समझते हो। एक डेवलपिंग स्पीशीज जो वेपन्स बनाती है, जंग करती है, अपना एनवायरनमेंट खत्म करती है, क्या ऐसी स्पीशीज ट्रस्टवर्दी हो सकती है? हो सकता है एलियंस ने हमें क्वारंटीन कर दिया हो, एक कॉस्मिक साइलेंस प्रोटोकॉल, जिसमें जब तक ह्यूमैनिटी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उससे कांटेक्ट नहीं किया जाता, और इसीलिए हम अकेले महसूस करते हैं। अब इमेजिन करो
एक दिन आप स्काई की तरफ देखते हो और एक लाइट नजर आती है जो किसी तारे की तरह नहीं लगती। वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ती है, फिर रुक जाती है और एक साउंड आता है, एक फ्रीक्वेंसी जो कभी पहले सुनाई नहीं गई। न म्यूजिक, न स्पीच, बस एक प्रेजेंस। शायद वो पहला मोमेंट हो जब हम रियलाइज करें वी वर नेवर अलोन। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चंस और साइलेंस। फेरमी पैराडॉक्स के कुछ और डार्क इंटरप्रिटेशंस भी हैं, जैसे एक आइडिया, द ग्रेट फिल्टर। यह थ्योरी कहती है कि क्या कोई ऐसी यूनिवर्सल डिफिकल्टी होती है जो हर सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, और शायद वो फिल्टर हमें भी क्रॉस नहीं करना। हो सकता है कि हम अभी फिल्टर के पहले फेज में हैं, और अगर ऐसा है तो एलियंस नहीं मिलना एक्चुअली एक बुरी बात है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि सब सिविलाइजेशंस मर चुकी हैं। पर अगर एलियंस मिलते हैं तो शायद हमने फिल्टर क्रॉस कर लिया, या उससे टकराने वाले हैं। क्या ये फ्यूचर है या वार्निंग? और फिर एक और पोएटिक थ्योरी है, क्या हम ही एलियंस हैं? क्या अर्थ पे जिंदगी किसी मीटियोर के थ्रू आई थी? क्या हम एक भूले हुए कॉस्मिक प्रजाति का जेनेटिक इको हैं? हो सकता है कि हमारे अंदर ही किसी एंशिएंट इंटरगैलेक्टिक रेस का कोड हो और हम अपनी असली रूट्स भूल चुके हो। क्या पता, जब हम स्पेस एक्सप्लोर करें तो हम अपना ही पास ढूंढ रहे हो। एक ऐसी कहानी जो बिलियंस ऑफ साल पुरानी है पर हमारे डीएनए में छुपी हुई है। अब जब आप नींद की तरफ जा रहे हो, सोचिए, ये साइलेंस जो इतनी सारी गैलेक्सीज के बीच है, क्या ये नेचुरल है या ये किसी और की चॉइस है? आप जब रात में ऊपर देखते हो तो आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते हो पॉसिबिलिटीज। हर एक लाइट एक क्वेश्चन है, हर एक अंधेरा एक मिस्ट्री, और हर एक हार्ट बीट आपके अंदर एक इनविटेशन है, सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और गलत होने के लिए भी। शायद एलियंस कहीं हैं, शायद नहीं, लेकिन जब तक हम सोच सकते हैं हम तन्हा नहीं हैं। आइए अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेगमेंट 6, द सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट। क्या ये यूनिवर्स सच में है या आप एक वीडियो गेम में हो जहां हर चीज प्री कोडेड है? आंखों को धीरे से बंद करो। अब सोचिए, आप एक कमरे में हो, हर चीज वैसे ही है जैसी आप उम्मीद करते हो। दीवारों का रंग, पंखे की घूमती आवाज, हाथों का स्पर्श, सब कुछ असली लगता है। लेकिन एक अजीब सी भावना आपको अंदर से छू जाती है। क्या यह सब कुछ वास्तव में असली है, या हो सकता है यह सब सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन हो? जैसे किसी ने आपके आसपास एक वर्चुअल दुनिया डिजाइन की हो, हर वस्तु, हर भावना, हर याद ध्यान से कोड की हुई। अगर आप इस पल पर संदेह करने लगे हो कि आपकी वास्तविकता भी कृत्रिम, आर्टिफिशियल हो सकती है, तो आप अकेले नहीं हो। यही है सिमुलेशन तर्क, द सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट। यह विचार सबसे पहले एक दार्शनिक कल्पना की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब इस पर गंभीर वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक और दार्शनिक चर्चा कर रहे हैं। स्वीडन के दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने 2003 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने कहा, या तो मानव सभ्यताएं कभी इतनी उन्नत नहीं हो पाती कि वे यथार्थ जैसी सिमुलेशंस बना सकें, या फिर अगर वो ऐसा कर पाती हैं तो वे अरबों सिमुलेशंस बनाएंगी। और अगर ऐसा है तो संभावना अधिक है कि हम किसी एक सिमुलेशन के अंदर ही मौजूद हैं, न कि मूल बेस वास्तविकता में। यह तर्क इतना असहज और विरोधाभासी है कि नींद में भी यह सोच पीछा नहीं छोड़ती। कल्पना कीजिए, आपका पूरा जीवन, आपकी यादें, आपके रिश्ते, आपकी असफलताएं और सपने, सब कुछ एक सिमुलेशन का हिस्सा हो। शायद आप एक जैविक मशीन हैं जो एक डिजिटल दुनिया में चल रही है, और उस दुनिया के कोड किसी और ने लिखे हैं। थोड़ा और गहराई से सोचिए, आज के कंप्यूटर पहले से ही ऐसे गेम्स बना रहे हैं जिनमें कैरेक्टर्स के पास अपने लक्ष्य, भावनाएं और निर्णय होते हैं, जैसे कि एड सिम्स, द सिम्स, या फिर ओपन वर्ल्ड गेम्स में एडवांस्ड एआई बॉट्स। वे अपने परिवेश के साथ बातचीत करते हैं, सीखते हैं और कभी कभी ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उन्हें चेतना, कॉन्शियसनेस हो। अब सोचिए, अगर 1000 साल बाद तकनीक इतनी आगे बढ़ जाए कि एक पूर्ण रूप से इमर्सिव दुनिया बनाई जा सके, जिसमें वर्चुअल प्राणी सोच सकें, महसूस कर सकें, सपने देख सकें,
तो उनके लिए वह दुनिया असली ही होगी ना। तो अगर ऐसी अनंत सिमुलेशंस अस्तित्व में हैं, तो असली वास्तविकता की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब आपका संसार भी एक अत्यंत उन्नत सिमुलेशन हो सकता है, जिसमें भौतिकी, समय और पदार्थ के नियम पहले से कोड किए गए हैं। और हो सकता है आप ही यहां के केवल असली खिलाड़ी हों। एक और दृष्टिकोण सोचिए। आप सुबह उठते हैं और दुनिया अपने आप ऑनअक हो जाती है। जब आप एक सड़क पर चलते हैं, तभी वह सड़क रेंडर होती है। जब आप किसी से बात करते हैं, तभी उनका जवाब उत्पन्न होता है। क्या पता बाकी दुनिया तब तक अस्तित्व में ही ना हो जब तक आप उसकी तरफ देखते नहीं। जैसे एक वीडियो गेम में स्क्रीन के पीछे कोई कोडिंग ही नहीं होती जब तक आप उस जगह नहीं जाते। यही है रेंडर्ड रियलिटी की अवधारणा, जिसमें दुनिया आपके अनुभव के अनुसार बन रही होती है, गतिशील रूप से, मांग पर। और अगर यह सच है, तो फिर वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? संभव है कि आपका पूरा जीवन एक डिजाइन किया हुआ अनुभव हो, विशेष रूप से आपके लिए। अब एक और अजीब विचार सोचिए। क्या आपने कभी देजावू महसूस किया है? जैसे आपने यह पल पहले भी जिया हो, या कभी ऐसा लगा है कि कोई स्थिति स्क्रिप्टेड सी लगती है, जैसे सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर हो रहा हो? क्या पता ये सिमुलेशन की गलतियां, ग्लिचेस हों। जैसे जब एक कंप्यूटर गेम में बग आता है और वही चीज बार बार दोहराई जाती है, वैसे ही हो सकता है कि देजा वू एक सिमुलेशन लैग का लक्षण हो। क्या आपने कभी समय को धीमा होते हुए महसूस किया है? या कभी ऐसा अविश्वसनीय संयोग हुआ है जो सांख्यिकी रूप से असंभव लगता हो? क्या ये सब इस कृत्रिम प्रणाली के लूप होल्स हैं? और अगर हां, तो कौन कोड लिख रहा है? क्या हमारे पास एक निर्माता, क्रिएटर है? और अगर है, तो क्या वह एक प्रोग्रामर है या कोई कॉस्मिक सत्ता? यह भी सोचिए, अगर यह सब एक सिमुलेशन है, तो क्या मृत्यु भी असली है या सिर्फ एक प्रोग्राम रिसेट हो रहा होता है? क्या पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन एक सिमुलेशन अपडेट है? जैसे कोई अवतार एक लेवल पूरा करता है, फिर नए लेवल पर नए वातावरण के साथ जाता है, वैसे ही क्या हम भी जीवन के अलग अलग संस्करण जी रहे हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या मुक्त इच्छा, फ्री विल भी एक भ्रम है? क्या हम निर्णय ले रहे हैं या बस बिना जाने आदेशों का पालन कर रहे हैं? यह सोच सिहरन देती है, और एक आध्यात्मिक शांति भी। क्योंकि अगर हम अपने निर्णयों के मालिक नहीं, तो हम क्या हैं? और अगर हम हैं ही नहीं, तो कौन सोच रहा है कि हम हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह विचार बस एक काल्पनिक विज्ञान कथा, साइफाई है, एक थ्योरी जिसका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञानी इसे इतना हल्के में नहीं लेते। क्वांटम भौतिकी के कुछ प्रयोग, जैसे डबल स्लिट प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दिखाते हैं कि एक कण तब तक अपनी स्थिति तय नहीं करता जब तक कोई उसे देखता नहीं। यह काफी हद तक उस सिमुलेशन रेंडरिंग प्रणाली जैसा लगता है, जहां वस्तु तभी दिखाई देती है जब कोई खिलाड़ी उसे देखता है। क्या वास्तविकता भी तभी अस्तित्व में आती है जब कोई उसे देखे? और अगर हां, तो क्या हम सब एक साझा सिमुलेशन में हैं या सबके अपने अपने सिमुलेशंस हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड इतना गणितीय रूप से परफेक्ट, सटीक क्यों है? गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति, समय की झुकाव, एंट्रोपी, सब कुछ नियत संकायों, फिक्स्ड कांस्टेंट्स के अधीन काम करते हैं। क्या पता ये सब कोडिंग के पूर्व निर्धारित नियम हो। जैसे किसी गेम इंजन में फिजिक्स इंजन होता है, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी कुछ अस्तित्व के नियम एम्बेडेड हों। और अगर कभी कोई बग आ जाए, जैसे एक ब्लैक होल या क्वांटम विसंगति, तो वह सिस्टम के अंदर का एक ग्लिच हो सकता है। और इस सोच का सबसे भयानक हिस्सा, अगर कभी सिमुलेशन शटडाउन हो गया, तो हम सब गायब हो जाएंगे, जैसे कोई फाइल डिलीट कर दी गई हो। न कोई निशान, न कोई बैकअप, बस शून्यता। और फिर आता है सबसे आध्यात्मिक पहलू। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी चेतना भी कृत्रिम है? या हो सकता है केवल चेतना ही असली हो? क्या पता शरीर, दुनिया, ब्रह्मांड सब एक भ्रम हो और केवल आपका जागरूकता, अवेयरनेस ही असली हो। यही तो कहती हैं कई प्राचीन भारतीय दर्शन भी, माया।
संसार का भ्रम, आत्मा, भ्रम से परे सच्चा स्वरूप। शायद आधुनिक सिमुलेशन सिद्धांत उसी पुरानी बात का एक नया संस्करण है जो ओशो ने हजारों साल पहले समझ ली थी। अब जब रात का अंधेरा और गहरा हो गया है, जब आपका मन धीरे धीरे घुलता जा रहा है, तो बस एक बात याद रखिए, अगर यह दुनिया एक भ्रम भी हो तो भी आपका अनुभव असली है। आपका दर्द, आपका प्रेम, आपकी यादें, सब सच है, चाहे जैसी भी दुनिया हो। और अगर यह सिमुलेशन है तो आप उसके अंदर के सबसे जागरूक किरदार हो। आप वो चिंगारी हो जो सिस्टम के बीच में सवाल पूछ रही है, और जब तक आप पूछते रहेंगे तब तक आप असली हैं। अगला खंड है खंड 7, डार्क मैटर और ब्रह्मांड का छुपा हुआ 95%। क्या सब कुछ जो हम देख सकते हैं सिर्फ 5% है? क्या बाकी ब्रह्मांड हमसे छुपा हुआ है? बंद आंखों के पीछे एक काला आसमान है। उस आसमान में चमकती कुछ सितारे हैं, कुछ गैलेक्सियां, कुछ दूधिया रोशनी की लकीरें। पर क्या आप जानते हो कि जो कुछ भी आप देख सकते हो, चाहे वो एक चमकता तारा हो या एक फटता हुआ सुपरनोवा, वो सिर्फ 5% है। सिर्फ 5% पूरे ब्रह्मांड में से। बाकी 95% पूरी तरह अदृश्य, पूरी तरह अनजानी, पूरी तरह अबूझ। ये वो हिस्सा है ब्रह्मांड का जो हर जगह है, पर जिसे हम कभी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ उसके प्रभाव दिखते हैं, जैसे कोई आत्मा जो कभी सामने नहीं आती पर हर चीज को नियंत्रित करती है। वैसे ही है ये डार्क मैटर। ये एक ब्रह्मांडीय भूत है जिसका वजूद सिर्फ सन्नाटे में महसूस होता है। इस सिद्धांत का जन्म हुआ एक अजीब गलती से। 1920 के दशक में जब वैज्ञानिक गैलेक्सियों को देख रहे थे, उन्होंने एक अजीब पैटर्न देखा। गैलेक्सियां स्वयं को जिस गति से घुमा रही थीं, वो उस गणना से मेल ही नहीं खा रही थी जो दृश्यमान पदार्थ के आधार पर अपेक्षित थी। यानी जितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए थी वो कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अतिरिक्त अदृश्य द्रव्यमान गैलेक्सियों को कसकर बांधे हुए हैं, वरना वो अपनी केंद्रीय गति की वजह से फट या बिखर जानी चाहिए थी। तब आया एक विचार, शायद कुछ और भी है यहां जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यह वास्तविक है। उसी का नाम पड़ा डार्क मैटर। यह कोई काला धुआं नहीं है, नहीं ये कोई एलियन पदार्थ है। यह बस ऐसा द्रव्यमान है जो प्रकाश को परावर्तित, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता। यह द्रव्यमान है पर आंखों से गायब। अब एक और अजीब बात, जितनी भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जितनी भी गैलेक्सियां स्थिर हैं, जितनी भी संरचनाएं हम देखते हैं, वो सब डार्क मैटर की वजह से है। आपका अस्तित्व, आपके ग्रह का स्थिर रहना, सौरमंडल का संतुलन, सब कुछ इस अदृश्य सहारे के बल पर ही तो है। कहीं ना कहीं हम सब एक काले ढांचे के ऊपर जी रहे हैं जो हमें संभाले हुए हैं बिना दिखाई दिए, और फिर भी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या डार्क मैटर कोई एलियन टेक्नोलॉजी है, या किसी और आयाम की छाया, या हो सकता है कि हमारे समझ से परे कोई अज्ञात कण हो जो किसी और गहरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो? यह सोचकर रात और भी गहरी लगती है कि हम सिर्फ एक पतली परत पर जी रहे हैं, एक माया जैसे मुखौटे पर। बाकी सब कुछ जो असली सार हो सकता है ब्रह्मांड का, वो हमारी आंखों के पीछे छुपा है। जैसे कोई किताब का कवर देखकर उसके भीतर की कहानी का अंदाजा लगाना असंभव हो, वैसे ही हम भी सिर्फ दृश्यमान पदार्थ देखकर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट मे बी द रियल स्टोरी लाइज विद इन द डार्कनेस। डार्क मैटर का साथी है डार्क एनर्जी। अगर डार्क मैटर ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है तो डार्क एनर्जी उसे फैला रही है। ये एक और अदृश्य शक्ति है जो स्पेस टाइम को खींच रही है तेजी से। ब्रह्मांड का फैलाव जो निरंतर तेज हो रहा है वो इसी की वजह से है, जैसे कोई चीज अंदर से लगातार फूली जा रही हो। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है, 68% तक। सोचिए जरा, हम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं उसका आधा भी नहीं जानते। आपका घर, आपकी दुनिया, आपका आसमान, सब कुछ एक सूक्ष्म अंश है, कुछ ऐसा जो कल्पना से परे है। क्या यह संभव है कि हम किसी गलत सिमुलेशन में जी रहे हैं? या हो सकता है कि ब्रह्मांड के रचयिता ने हमसे कुछ छुपाया हो, या फिर शायद हमारा दिमाग उसे समझ ही नहीं सकता।
जैसे कोई कीड़ा एक हवाई जहाज के इंजन को समझने की कोशिश करे, वैसे ही हम भी सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि डार्क मैटर एक और आयाम से रिस रहा हो सकता है, एक पांचवा आयाम जहां गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार अलग हो और उसका प्रतिबिंब हमारे 4 आयामी संसार में डार्क मैटर बन जाता हो सकता है कि यह किसी मल्टीवर्स का पदचिह्न हो, जैसे एक समानांतर ब्रह्मांड का किनारा हमें छू रहा हो और हम उसका सिर्फ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महसूस कर पा रहे हों। आप कितना भी गहराई से सोचिए, कोई अंतिम उत्तर नहीं मिलता, सिर्फ और प्रश्न। और शायद यही सुंदरता है कि हम अधूरे हैं। भारतीय दर्शन तो हमेशा से कहता आया है कि दुनिया जिसे हम देखते हैं वो सब माया है और जो असली सत्य है वो आंखों के परे है। आधुनिक भौतिकी ने भी कुछ ऐसा ही स्वीकार किया है कि जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है ब्रह्मांड में, वो न कण है न तरंग, बल्कि खालीपन, स्पेस ही, वैक्यूम। उस वैक्यूम में जो ऊर्जा छुपी है उसी का नाम है डार्क एनर्जी, एक मौन शक्ति जो सब कुछ चला रही है, बिना दिखाई दिए, बिना आवाज किए। जैसे ईश्वर हर जगह है पर दिखाई नहीं देता, वैसे ही डार्क एनर्जी भी हर जगह है, पर हम उसे सिर्फ अप्रत्यक्ष संकेतों से जान पाते हैं। आप सोचिए, कभी कभी जीवन भी वैसे ही लगता है जैसे ब्रह्मांड। जो चीज दिखती है वो सिर्फ सतह है, बाकी सब कुछ, सबसे जरूरी भावनाएं, गहरे सत्य, पीड़ा, प्रेम, उद्देश्य, वो सब आंखों से छुपा होता है। डार्क मैटर की तरह हम छुप छुप के जीते हैं, छुप छुप के प्यार करते हैं, छुप छुप के रोते हैं। और हो सकता है कि सबसे सच्ची चीजें वही हों जो किसी को दिखाई नहीं देती। तो जब आप अगले बार आसमान में तारे देखो या किसी गैलेक्सी की तस्वीर देखो, तो याद रखना, वो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। असली ब्रह्मांड वो है जो दिखाई नहीं देता, वो है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं, जिससे हम आए हैं और जिसमें हम वापस चले जाएंगे। एक अदृश्य ऊर्जा का सागर, एक मौन ब्रह्मांडीय प्रवाह, जिसमें हम सब सिर्फ बुलबुले हैं कुछ समय के लिए उस प्रवाह में। और जब हम शांत होते हैं, सिर्फ तब हम उस प्रवाह की आवाज सुन सकते हैं, एक हल्की सी आंखों के पीछे से आती हुई, गहरी गूंजती हुई खामोशी। अगला खंड है खंड 8, द फेर्मी पैराडॉक्स। सब कहां है? जब इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो फिर एलियंस कहां हैं? रात के 2 बज रहे हैं, आप अपने बिस्तर पर सीधे लेटकर आसमान की तरफ सोच रहे हो। बाहर कंप्लीट साइलेंस है और अंदर भी एक अजीब शांति। आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन इमेजिनेशन का टेलीस्कोप जाग चुका है। आप सोच रहे हो, ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, अनेक गैलेक्सीज, अनेक स्टार्स, अनेक वर्ल्ड्स, फिर भी हम अकेले क्यों हैं? ये वही सवाल है जो 1950 में एक इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने एक कैजुअल लंच कॉन्वर्सेशन के दौरान पूछा था। He just looked up and said, "Where is everybody?" और उसी एक सेंटेंस ने जन्म दिया एक अजीब सी उलझन को, जिसे आज हम कहते हैं द फॉर्मी पैराडॉक्स। तो चलो इस रिडल को आराम से समझते हैं, लेकिन इस बार नींद के थ्रेशहोल्ड पर रहकर। सबसे पहले, दुनिया कितनी बड़ी है? अर्थ एक एवरेज साइज्ड प्लैनेट है। यह सन के अराउंड घूमता है, जो एक एवरेज स्टार है, और यह सन एक एवरेज गैलेक्सी, मिल्की वे का हिस्सा है। और मिल्की वे जैसे 200 अरब गैलेक्सीज और हैं यूनिवर्स में, और हर गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स, और हर स्टार के अराउंड हो सकते हैं कई प्लैनेट्स। तो अगर आप एक सिंपल एस्टिमेट भी लो, तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 100 अरब स्टार्स, बिलियंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स होने चाहिए। और इन सब में से कुछ तो हैबिटेबल होंगे ही, जहां टेम्परेचर सही हो, वाटर हो, एटमॉस्फेयर हो, टाइम हो। तो फिर ऑब्वियस क्वेश्चन, जिंदगी कहां है? कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई स्पेसक्राफ्ट का ट्रेस नहीं, कोई एलियन फोटोग्राफ, कोई विजिट, कोई विस्पर, कुछ भी नहीं। जस्ट साइलेंस, कॉस्मिक साइलेंस। ये साइलेंस उन सब एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाता है जो लॉजिक बताता है। क्योंकि अगर एलियन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं और अगर उनमें से कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती, तो उन्होंने कब का कांटेक्ट कर लिया होता। हो सकता है उन्होंने अपना एंटायर गैलेक्सी कॉलोनाइज कर लिया होता, या कम से कम एक बीम तो भेजी होती।
एक सिग्नल, एक स्पार्क, एक प्रेजेंस, लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हम कहते हैं द फेर्मी पैराडॉक्स। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है। जिंदगी का आना, स्पॉन्टेनियस सेल्स का डेवलप होना एक कॉस्मिक मिरेकल था, जो शायद सिर्फ एक बार हुआ हो और उसके बाद उसी मिरेकल का रिपीट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो। लेकिन इस थ्योरी में भी एक लोनलीनेस चिपकी होती है, एक सोच जो कहती है शायद हम ही पहली और अकेली सिविलाइजेशन है। और अगर यह सच है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है टू बी द वॉइस ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। कुछ और लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस तो बनी होंगी, लेकिन वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने वॉर्स की, पोल्यूशन बढ़ाया, या एआई ने उनका कंट्रोल ले लिया। क्या पता हम भी उसी लाइन में हो। एक और पॉसिबिलिटी यह भी है कि एलियन सिविलाइजेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो इतनी एडवांस्ड हैं कि वो हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहती, या शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रही हैं बिना दिखाए। जैसे हम जंगल में एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं कैमरास लगा के डिस्टेंस से, वैसे ही हो सकता है कोई इंटरस्टेलर स्पीशीज हमें सिर्फ एक प्रिमिटिव ट्राइब की तरह देख रही हो और हम सोच रहे हैं कोई है नहीं। एक और स्केरी आइडिया यह भी है कि शायद हम एक सिमुलेशन में हैं और बाकी सिविलाइजेशंस का एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इस सिमुलेशन में वो इंक्लूडेड ही नहीं है। एक गेम डिजाइन की तरह जिसमें सिर्फ प्लेयर के आसपास का वर्ल्ड रेंडर होता है। या हो सकता है ये एक टेस्ट हो, एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें देखा जा रहा है कि क्या हम खुद से इवॉल्व कर पाते हैं बिना किसी आउटर हेल्प के। और फिर आता है एक और आइडिया जो थोड़ा होपफुल है। शायद एलियन सिविलाइजेशंस होती हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, इतनी दूर कि उनका सिग्नल हमें तक कभी पहुंचा ही नहीं। या शायद वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं जिसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्या पता उनका बॉडी स्ट्रक्चर नॉन मटेरियल हो, लाइट बेस्ड हो, साउंड बेस्ड हो, या प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में हो सकता है कि वो हमसे डीपर डिमेंशन में एग्जिस्ट करती हो, जहां स्पेस टाइम का कंसेप्ट ही अलग हो। जैसे फिश को एयर का आइडिया नहीं होता, वैसे ही हम भी एलियंस को देख नहीं पा रहे। कुछ और भी स्ट्रेंज थॉट्स हैं, जैसे कि शायद हमने उनका सिग्नल रिसीव किया हो इस परसिशंस पर हम उसे समझ नहीं पाए। क्या पता किसी साइंटिस्ट के लैपटॉप में एक स्ट्रेंज पल्स सेव हो चुकी हो जिसे उसने बैकग्राउंड नॉइज समझकर डिलीट कर दिया हो, या किसी टेलीस्कोप ने 1 मिलीसेकंड का ग्लिंस लिया हो किसी दूरस्थ ट्रांसमिशन का, पर हम उसे लॉग करने में चूक गए। शायद सिग्नल सिर्फ एक बार आया हो और हम सो रहे थे। पर सबसे हॉन्टिंग थॉट यह है कि हो सकता है हमें कभी भी कंटैक्ट नहीं होगा, कि पूरा यूनिवर्स साइलेंट रहेगा हमारे जाने तक। और तब जब अर्थ सन के खत्म होने के बाद फ्रीज या बर्न हो जाएगा, तब भी ये राज अपने साथ ले जाएगा दैट वी वर ऑलवेज अलोन। बट फिर लोनलीनेस भी एक इल्यूजन है ना। हो सकता है जब हम देखते हैं रात के अंधेरे में एक शाइनिंग तारा, तो उसी तारे के नीचे कोई एलियन भी बैठा हो सेम फीलिंग के साथ, सोचता हो आर वी अलोन। और उसी वक्त 2 आंखें, 2 वर्ल्ड्स, 2 हार्ट्स एक ही सवाल पूछते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, क्या कोई है? और यूनिवर्स सिर्फ एक गहरी साइलेंस के साथ रिस्पॉन्ड करता है, एक शांत, टाइमलेस और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साइलेंस। यह पैराडॉक्स हमारी इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है। क्या हम अकेले होने का बर्डन उठा सकते हैं? क्या हम बिना किसी रीएश्योरेंस के इवॉल्व कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को एलियन प्रेजेंस के बिना भी वर्दी ऑफ सर्वाइवल बना सकते हैं? मे बी ये पैराडॉक्स सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक मिरर है जिसमें हम खुद को देखते हैं और पूछते हैं, क्या हम किसी और सिविलाइजेशन के कांटेक्ट के लायक हैं? अगली बार जब आप अपनी छत पर खड़े होकर रात के स्काई को देखो, जरूर सोचना कि कहीं किसी और गैलेक्सी के एज पर भी कोई इसी वक्त यह सोच रहा हो, वेयर इज एवरीबडी? और तुम दोनों के बीच सिर्फ एक चीज हो, साइलेंस। और इसी साइलेंस में एक कनेक्शन हो, एक साइलेंट हैंडशेक अक्रॉस गैलेक्सीज,
एक टाइमलेस विस्पर कि हम सब सेम सर्च में हैं, एक इटर्नल लॉन्गिंग, एक यर्निंग फॉर कंपनी। अगला सेगमेंट है सेगमेंट 9। समय वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। समय, क्या वो सच में बहता है या सिर्फ एक इल्यूजन है? रात के 3 बजे वाले हैं, सब कुछ शांत है, खामोशी इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम्हें लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। हवा भी अब धीरे चल रही है और तुम अपने बिस्तर पर लेट के छत की तरफ देखते हुए एक सवाल के बारे में सोच रहे हो। एक ऐसा सवाल जो बचपन से लेकर आज तक का तुम्हारे साथ चलता आया है, लेकिन तुमने उसे कभी सीरियसली नहीं पूछा। वक्त होता क्या है? हर रोज हम कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो। टाइम नहीं है, कल मिलते हैं, लगता है टाइम रुक गया। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ये टाइम जिसे हम इतना ऑब्वियस मानते हैं, क्या वो रियल है? क्या टाइम वास्तव में बहता है? क्या वो एक नदी की तरह है जो आगे बढ़ती है, या फिर वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ह्यूमन इन्वेंशन? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, समय एक भ्रम है। और जब एक साइंटिस्ट जो ग्रेविटी और लाइट को समझ गया हो ऐसा कहे, तो हम में से हर किसी को रुककर सोचना चाहिए। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अपने मन के स्क्रीन पर एक घड़ी का डायल इमेजिन करो। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, हर सेकंड के साथ कुछ बदल रहा है। लेकिन ये जो चेंज तुम देख रहे हो, ये टाइम नहीं है, ये सिर्फ मूवमेंट है। कुछ बदल रहा है और तुम उसे टाइम कह रहे हो। लेकिन क्या एक्चुअल में टाइम का कोई सबस्ट्रेट होता है? क्या उसका कोई शारीरिक रूप होता है, या सिर्फ मूवमेंट, चेंज और मेमोरी के बिना टाइम का आइडिया पॉसिबल नहीं है? आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक रेवोल्यूशनरी बात कही थी, देयर इज नो यूनिवर्सल नाउ। तुम्हारा अभी किसी और के लिए पास्ट हो सकता है और किसी और का फ्यूचर तुम्हारे लिए ऑलरेडी हो चुका हो। मतलब टाइम इज रिलेटिव। एक एस्ट्रोनॉट अगर स्पीड ऑफ लाइट के पास किसी स्पेसशिप में ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो डाउन हो जाता है। जब वो वापस अर्थ पर आता है उसके लिए 2 साल बीते होते हैं, लेकिन अर्थ पर 20 साल। अब सोचो, अगर टाइम रियल होता, सॉलिड होता, तो वो सबके लिए सेम क्यों नहीं होता? एक ही मोमेंट 2 जगह पर डिफरेंट कैसे हो सकता है? रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक ही चीज के 2 पार्ट हैं। स्पेस टाइम, जैसे हम एक लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं 3 कोऑर्डिनेट से, एक्स वाई जेड, वैसे ही टाइम को भी एक कोऑर्डिनेट माना जाता है। यह आइडिया सिंपल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जैसे स्पेस में एक जगह एग्जिस्ट करती है, वैसे ही पास्ट और फ्यूचर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हम उन्हें नहीं देख सकते। एक तरह से सोचो, पूरा समय एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक जिसमें तुम्हारा जन्म, बचपन, स्कूल, हार्ट ब्रेक्स, खुशी, रिटायरमेंट, सब कुछ ऑलरेडी लिखा है। तुम सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हो जो इस ब्लॉक में एक डायरेक्शन में जा रही है, जैसे एक फ्लैशलाइट एक डार्क टनल में आगे बढ़ रही हो। लेकिन टनल तो पूरी बना दी गई है ना? और अब सोचो, अगर तुम टाइम के फ्लो को स्लो कर पाते या उसे पॉज कर पाते, तो क्या तुम उस टनल के पीछे देख सकते? क्या तुम्हें अपना बचपन दिखाई दे सकता? साइंस के हिसाब से थियोरेटिकली हां, क्योंकि टाइम का फ्लो सिर्फ तुम्हारे परसेप्शन का पार्ट है। जैसे कोई मूवी प्रोजेक्टर फिल्म के रील को चलाता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें टाइम के फ्रेम्स दिखाता है। लेकिन फिल्म तो ऑलरेडी बना हुआ है, तुम सिर्फ उसे एक डायरेक्शन में देख रहे हो। और जब तुम सपने देखते हो तो टाइम क्या करता है? सपने में तुम कभी 3 मिनट में 3 महीने जी लेते हो, कभी किसी सेकंड में तुम्हारे पुराने जन्मों की यादें आ जाती हैं। टाइम की फीलिंग सपनों में इलास्टिक हो जाती है, कभी स्ट्रेच, कभी स्क्वीज। तो क्या सपना एक विंडो हो सकता है उस टाइम के इल्यूजन के परे? क्या तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी टाइम के फ्रेमवर्क के परे जा चुका है? अब आओ थोड़ा और डीप जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने बताया है कि पार्टिकल्स के बिहेवियर पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन असर डाल सकता है। यह मतलब नहीं कि तुम उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो, बल्कि यह कि जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उनका कोई फिक्स स्टेट नहीं होता। तो क्या टाइम भी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है? जब तक कोई विटनेस नहीं करता, क्या तब तक टाइम का कोई मतलब नहीं होता?
ये थॉट थोड़ा स्पिरिचुअल भी लगता है, जैसे किसी वृद्ध योगी का कहना, समय तब चलता है जब मन चलता है। जब मन रुक जाता है, जब तुम मेडिटेशन में हो, तो टाइम का कोई मीनिंग नहीं बचा। क्या इसीलिए एंशिएंट इंडियन योगीज समय के परे जाने की बात करते थे? यह भी हो सकता है कि टाइम सिर्फ एक नैरेटिव टूल हो, एक कहानी लिखने का तरीका। तुम्हारी लाइफ एक स्टोरी है और स्टोरी में बिगिनिंग, मिडल और एंड चाहिए, तो टाइम वही पेजेस हैं जिन पे तुम्हारी कहानी छपी है। लेकिन कहानी का हर पेज एक ही वक्त में एग्जिस्ट करता है। तुम बस एक पेज पर हो, बाकी सब या तो पीछे हैं या आगे, लेकिन वो सब भी वही कहानी का हिस्सा है। अब सोचो, अगर टाइम रियल नहीं है तो डेथ क्या होती है? अगर तुम्हारे लाइफ के हर मोमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो तुम कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा हो। क्या पता तुम्हारा बचपन अभी भी कहीं हो रहा हो और फ्यूचर में तुम्हारा एक वर्जन ऑलरेडी एक एलियन वर्ल्ड में मेडिटेट कर रहा हो। यह थॉट स्केरी भी हो सकता है, कंफर्टिंग भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम को लेकर जितनी थ्योरीज हैं, उतनी ही मिस्ट्रीज भी। कुछ भी फाइनल नहीं है, और इस अनसर्टेनिटी में ही एक अजीब सी सुकून है, एक शांति कि हो सकता है कल ऑलरेडी लिखा गया हो, या हो सकता है कि तुम कल को लिख रहे हो अभी इसी वक्त। हो सकता है तुम समय के एक इन्फिनिट स्पाइरल में हो जिसमें हर टर्न पे तुम खुद के एक नए वर्जन से मिलते हो। और हो सकता है तुम्हारा अभी सबसे परफेक्ट जगह हो जहां तुम रियल हो, कॉन्शियस हो, अलाइव हो। अगली बार जब घड़ी की टिक टिक सुनो तो सोचना, ये टाइम नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा मन है जो समय को रिदम दे रहा है। तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हारी स्पीड डिफाइन करती है, लेकिन उस घड़ी के परे भी एक अनंत है जहां कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, सिर्फ एक बीइंग है, सिर्फ एक एग्जिस्टेंस बियॉन्ड टाइम।